अपने कमरे में आने के साथ बेहराम के कदम वहीं जम गए इसके बेड पर दुल्हन के लिबास में मौजूद लड़की जो इस वक्त घूंघट की आड़ में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। बेहराम इस पर सरसरी सी निगाह डालता हुआ वार्डरोब से अपना लिबास निकालने लगा। अगर वो इस वक्त जागी हुई इसकी आमद का इंतजार कर रही थी तो लाउंज में चंद सेकंड पहले ही जियान से उसकी गुफ्तगू भी सुन चुकी होगी। सही था, इस लड़की को इसके ख्यालात का पहले ही अंदाज़ा हो गया था। बेहराम शर्ट के बटन खोलता हुआ घूंघट से चेहरा छुपाए उस लड़की को देखने लगा। फिलहाल वो थका हुआ था, उसे हरम का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूनिफॉर्म हैंग करके टी शर्ट पहनता हुआ वो अपना ट्राउज़र लिए वॉशरूम चला गया। बेहराम के इतने खुश रवैया पर हरम के दिल को चोट पहुंची। जो बातें कमरे में आने से पहले वो अपनी बहन से कर रहा था, इससे हरम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये शादी उसने अपनी बहन के कहने पर की थी और बेहराम की शूट करने वाली बात पर वो वहीं से खौफ से सन्नाटे में आ गई थी। वो शख्स देखने में ही मगरूर नहीं, यकीनन मगरूर था और सख्त गैर किस्म का भी मर्द था। अगर वो इस चीज़ के बारे में जानता है, ये सोच सी हरम को टेंशन में मुबतला करने के लिए काफ़ी थी। सोचों का सिलसिला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर टूटा। बेहराम वॉशरूम से बाहर आ चुका था। हरम को यूं घूंघट निकाल कर बैठा फजूल ही लगा। इससे पहले कि वो अपने चेहरे से घूंघट सरकाती एकदम कोई चीज़ बेड पर आकर गिरी। हरम ने गौर से देखा तो वो वेलवेट का छोटा सा डिब्बा था। ये मुंह दिखाई है तुम्हारी। साथ ही कमरे में भारी आवाज़ गूंजी। उसका शौहर, जिसने अभी तक उसका चेहरा देखने की जहमत नहीं की थी मगर वो फॉर्मेलिटी निभाने की गर्ज से उसका चेहरा देखे बगैर ही से मुंह दिखाई फेंक कर भीख देने के अंदाज दे चुका था। यानी कि वो उसका चेहरा देखने में कुछ दिलचस्पी नहीं रखता था। गोया एक बार फिर उसने अपने अंदाज से ये बात जताई थी। एहसास तो इनसे हरम का दिल चाहा कि वो इस कमरे से उठकर चली जाए। क्या सोच कर अब तक यूँ बैठी हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाकर तुम्हारे चेहरे का दीदार करूँगा? मासूम सोच, बेहराम बोलकर खुद हंसा फिर दोबारा बोला, जिया ने मुझे बताया था कि तुम बहुत हसीन और खूबसूरत लड़की हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, खूबसूरती मेरी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं। अगर तुम ये सोच बैठी हो कि तुम मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर अपना गुलाम बना सकती हो तो ये सोच गलत है तुम्हारी। मैं उन मर्दों के जैसा हरगिज़ नहीं हूँ जो बीवी के आ जाने के बाद उनके थल्ले लग जाते हैं। शादी का फैसला मेरा नहीं, मेरी बहन का था। लेकिन इस बात को लेकर तुम अपना दिल हरगिज़ पर बुरा मत करना। मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे हकूक़ के साथ बीवी का असल हकूक़ भी ज़रूर दूँगा। जब भी तुम्हारा दिल चाहे या जब तुम्हारा मूड हो तुम मुझसे खुद भी बोल सकती हो, लेकिन कभी भी अपना दिल बहलाने के लिए किसी गैर मर्द के पास मत जाना। अल्फाज थे कि तेज़ाब के छींटे। हरम को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। तड़प कर उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। बेहराम जिसके दिल को ठेस पहुंचाने के बाद अभी सोने का इरादा रखता था, गैर तौर पर घूंघट हटाने पर उसकी नज़र हरम के चेहरे पर पड़ी। लम्हा भर के लिए वो बुरी तरह सन्नाटे में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे दोबारा मेरे सामने आने की? शदीद गुस्से के आलम में वो चीखता हुआ हरम की तरफ बढ़ा। हरम जो पहले उसकी बातों से अपने दिल छलनी कर किए बैठी, बेहराम को इतने शदीद गुस्से की कैफिन में अपने करीब आता देख कर वो डर गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बेहराम ने उसकी गर्दन को अपने मजबूत हाथ के बेहराम होश में हो, ये अकबर नहीं हरम है। जिया भी बेहराम को गुस्से में देखकर उसकी तरफ चीखती हुई बोली। हरम मुश्किल से बेड से उठकर खौफ के मारे बेहराम के रद्द-ए-अमल पर रोने लगी। झूठ बोला है इसने तुम्हें भी। ये हरम नहीं, अलीना है इसका असली नाम। ये हरम हो ही नहीं सकती, अकबर है। जिया, मैं पहले ही जान गया था ये औरत इतनी आसानी से नहीं मर सकती। हॉस्पिटल से डेड बॉडी का गायब हो जाना मुझे पहले ही शक में उबला कर दिया था कि ये लड़की जिंदा है, जैसे तुम मेरी दूसरी बीवी बना कर लाए हो। ये लड़की एक माह पहले से मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। बेहराम गुस्से की कैफियत में तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ जिया को अपने बात का यकीन दिलाने लगा। जिया बेहराम की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बेहराम को देखने के बाद रोती हुई हरम को देखने लगी। मैं किसी अलीना या अकबर को नहीं जानती। मैं हरम हूँ, मुझे नहीं मालूम ये क्या बोल रहे हैं, मगर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप मेरे चाचा से पूछ लें, मैं इनके साथ शादी से पहले कैसे रह सकती हूँ? मैं तो आज इनको पहली बार देख रही हूँ। हरम रोती हुई बोली। बेहराम एक बार फिर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा तो जिया ने बेहराम को हाथ पकड़ कर इसे रोक लिया। डाइनिंग रूम में गहरा सन्नाटा छा चुका था। वो तीनों ही अपनी अपनी जगह खामोश बैठे थे। बेहराम ने आधे घंटे के अंदर ही हरम से मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, जो इसके लिए मुश्किल काम हरगिज़ नहीं था। हरम ने अपने मुतालिक जो कुछ भी उसे बताया था बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन बेहराम अभी भी शक और शुबहात में मुबतला था। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि ये लड़की अकबर की शक्ल से इतनी मुमासलत रखती हो? वो अजीब से शिशोफंस में मुबतला अभी भी हरम को किसी मुजरिम की तरह घूरे जा रहा था और हरम का ये हालत कि वो
बहराम के इस तरह देखने पर सब पर खौफजदा सी डरी सहमी बैठी थी। बस कर दो बहराम, इसे यूँ देखना, हरम कमरे में जाकर रेस्ट कर लो थोड़ी देर। जिया काफ़ी देर से सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। हरम की हालत पर तरस खाती हुई उससे बोली। वो बेचारी कल शाम से दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। जिया की बात सुनकर हरम कंफ्यूज होती हुई इससे पूछने लगी, कौन से कमरे में जाना है? सामने सोफे पर बैठा हुआ शख्स उसे इस तरह घूर रहा था। हरम का दिल नहीं किया कि वो उस कमरे में वक्त जाए। बहराम के कमरे में भाई, और कौन से कमरे में जाओगी? कोई बहराम का या तुम्हारा कमरा अलग अलग थोड़ी है। जाओ शाबाश, जाकर ये ज्वेलरी उतारो, कपड़े चेंज करो, थोड़ी देर रेस्ट करो। जिया ने हरम को बोलते हुए बहराम को भी जिताया, जो काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ हरम को मशकूक नज़र से घूरे जा रहा था। जिया के बोलने पर हरम बहराम की तरफ देखे बगैर खामोश उठकर किसी के बेडरूम में चली गई। अगर हरम की शक्ल तुम्हारी पहली बीवी से मिलती है तो ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। मैं खुद इस बात को लेकर शॉक्ड हो चुकी हूँ बहराम, लेकिन इस हकीकत को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि अकबल और हरम बेशक शक्ल में दोनों एक जैसी हैं, मगर वो अलग अलग लड़कियाँ हैं। जिया की बात पर वो खामोशी से जिया का चेहरा देखने लगा। जिया उठकर बहराम के बराबर में बैठी और उसके कंधों पर हाथ रख देती हुई बोली, आई नो इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, लेकिन बहराम प्लीज़, हरम का चेहरा उस लड़की से मिलता है जिसने तुम्हें धोखा दिया, तो इसमें हरम का कोई कसूर नहीं। उस मासूम को इस बात की सज़ा मत देना प्लीज़, शी इज़ इनोसेंट। जिया नरमी से बहराम को समझाने लगी, रेस्ट करो, तुम भी काफ़ी थक चुके होगी। बहराम जिया का अपने कंधे पर रखा हुआ हाथ थपथपाता हुआ खुद भी सोफे से उठकर अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। शीशे के सामने खड़ी होकर वो अपना शीशे में देखकर गायब वो दिमागी से ज्वेलरी उतार रही थी कि उसकी शक्ल बहराम की पहली बीवी से मुमासला रखती थी। ये उसके किस गुनाह की सज़ा थी? वो अपने सारे गुनाह याद करने लगी। याद करने पर भी उसे कोई अपना इतना बड़ा गुनाह याद नहीं आया जिसके लिए उसे ये सज़ा दी गई थी। ये वो अपने शोहर की पहली बीवी की हमशक्ल थी, वो बीवी जिसकी इसका शोहर खुद अपने हाथों से जान ले चुका था। वो सारी ज्वेलरी उतारती हुई एक एक चीज़ टेबल पर रखती जा रही थी। जब दोबारा बहराम एक बार फिर दोबारा अपने कमरे में आया, उसको दरवाज़ा लॉक करता देखकर हरम ने खौफ के मारे कांपना शुरू कर दिया। वो हरम के हाथ देखता हुआ कॉर्नर टेबल के पास आया और इसके दराज में से कोई चीज़ निकालने लगा। हरम को उसे देखकर एक बार फिर खौफ आने लगा, क्योंकि बहराम के हाथ में मिनी साइज़ की छोटी सी पिस्टल थी, जिसे देखकर हरम की आंखें एक बार फिर खौफ फैल गई। वो खामोशी से कदम बढ़ाता हुआ उसकी जानिब आने लगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं हरम हूँ, मैं किसी अकबर को नहीं जानती, आप मेरा यकीन करें प्लीज़। हरम किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखों से नमी साफ करती हुई दोबारा बहराम को अपना यकीन दिलाने लगी। पिस्तौल का रुख उसकी जानिब था, जिसे देखकर वो पीछे कदम उठाती हुई दीवार से चिपक गई। बहराम उसके बेहद नज़दीक आकर ठहर गया और हरम का चेहरा गौर से देखने लगा। इसने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल हरम की पेशानी पर रखा तो हरम ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। मैं पुलिस वाला हूँ, शक करना मेरी आदत है, जल्दी किसी बात पर भी यकीन नहीं कर सकता, ना ही किसी मुजरिम का पीछा इतनी आसानी से छोड़ सकता हूँ। बहराम बोलता हुआ पिस्टल की नाल उसके चेहरे पर फहराता हुआ थोड़ी दिन तक लाया और थोड़ी के नीचे पिस्तौल की नाल रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया, हरम रोने के दरमियान मुश्किल से बोली। बहराम के हाथ में मौजूद पिस्टल अब इसकी गर्दन से सरकती हुई सीने पर आकर ठहर गई थी। हरम को लगा अब उसकी सांसें चंद सेकंड की मेहमान थी। इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूँगा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम मुजरिम हो या नहीं, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं, बहराम संजीदगी से बोला। उसकी नज़रें हरम के रोते हुए चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि उसकी पिस्टल ऐसे से सरकती हुई हरम के पेट पर आकर ठहर गई। पीछे घूम जाओ। बहराम के बोलने पर वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था। हरम रोती हुई बेबसी से इसका चेहरा देखने लगी। जब पिस्टल की नाल से अपने पेट के अंदर चुभती हुई महसूस हुई तो हरम ने जल्दी से इसकी बात मानते हुए अपना रुख दीवार की जानिब कर लिया। साथ ही उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ चुकी थी। ये लड़की, रोना बंद करो, अगर अब तुम्हारे रोने की आवाज़ मुंह से निकली तो इस पिस्तौल से गोली निकलेगी। बहराम की दी जाने वाली धमकी को हरम ने इतना सीरियस लिया कि वह रोना ही भूल गई। बहराम हरम का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंकता हुआ, अब उसके हाथ हरम की शर्ट की जेब की तरफ थे। जब इसे अपनी जेब खुलती महसूस हुई तो हरम की सांस भी अटक अटक कर आने लगी। बहराम पिस्टल की नाल से उसकी सफ़ेद हरियाँ कमर को छूता हुआ न जाने क्या कर रहा था। पिस्टल की नाल जब हरम की रीढ़ की हड्डी पर चुभी तो हरम के मुँह से अनजानते हुए भी सिसकी निकली, बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहो, मोड़ने की कोशिश मत करना। अपने बेहद करीब उसे बहराम की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही वो उसके दोनों हाथों को दीवार पर जमा कर वहाँ से साइड रूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में पिस्टल की बजाय एक बोतल और कार्टन थी। हरम ने हल्की सी गर्दन मोड़कर देखा तो बहराम उसकी पूंछ पर खड़ा बोतल में जूस लोशन कार्टन में भर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोशन हरम को अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर लगता हुआ महसूस हुआ। बहराम रोई
की मदद से वो सुशन इसकी कमर पर मर रहा था। हरम अपनी सांस से रोक के खड़ी थी, मगर थोड़ी देर बाद हरम को महसूस हुआ जैसे कमरे में वो तन्हा खड़ी हो। उसने मुड़ कर देखा, बिल्कुल ऐसे ही था। बहराम न जाने कहाँ जा चुका था। हरम अपनी सांसें बहाल कर चुकी थी। थके हुए अंदाज में बेड पर आकर बैठ गई। मुसलसल अपने चेहरे पर टिकी नज़रों को महसूस करके हरम ने अपनी आंखें खोली तो बेड पर थोड़े ही पास में बहराम को बैठे देखा, जो बांध कर टुकटुकी बांध कर उसी को देख रहा था। हरम के जागने पर भी इसने अपना मशगला तुर्क नहीं किया, तो हरम अपनी नज़रें झुकाती हुई उठकर बैठ गई। सुबह वो काफ़ी गहरी नींद सोई थी। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई थी कि बहराम इसके बराबर में सोया था कि नहीं। वो चोर नज़रों से दोबारा बहराम की जानिब देखने लगी। तब उसने अपना मोबाइल बहराम के हाथ में देखा, जो अब इसके मोबाइल में न जाने क्या चेक कर रहा था। अचानक ही हरम के मोबाइल पर चचा के घर से कॉल आने लगी, तो हरम बहराम का चेहरा देखने लगी। ऐसे स्पीकर ऑन करके बात करो। वो हरम को मोबाइल अपनी चोरी से हथेली पर रखकर अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाता हुआ हरम को हुक्म देता बोला, तो हरम ने इसके हाथ से अपना मोबाइल उठाने के बजाय कॉल रिसीव की। बहराम ने फ़ौरन स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ हरम, हरम बोल रही हूँ, नुसरत चाची। और सुना बेटा, कैसी हो? मोबाइल से नुसरत चाची की आवाज़ निकल कर कमरे में गूंजी, तो हरम बहराम के चेहरे के तासुरात देखकर अपने मोबाइल को देखती हुई बोली, मैं ठीक हूँ चाची, आप बताएं चाचा, और आप ठीक हैं? बोलते हुए न जाने क्यों इसे ढेर सारा रोना आ गया। उसने घंटों बाद किसी अपने की आवाज़ सुनी थी, शायद यही वजह थी रोने की। हैं भला, रो क्यों रही हो तुम? जल्दी से बताओ क्या हुआ है, नहीं तो मैं पहुंच रही हूँ अभी तुम्हारे चचा के साथ। इन दोनों बहन भाइयों से दो हाथ करने। 1 मिनट। कल रात बहराम घर पहुंचा भी था कि नहीं, या फिर उसकी बहन ताना दे दिया होगा जहेज का। तो मैं जल्दी से बताओ मुझे। हरम, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे निग्गी कहाँ मर गई? मेरा बुर्का ला कर दे, अब उसकी बहन के सामने जाकर बात करूँगी। नुसरत चाची की बात सुनकर हरम घबराई हुई नज़रों से बहराम के बिल्कुल संजीदा से हाथ चेहरे पर डाली, फिर जल्दी से बोली, ऐसी बात नहीं है चाची जान, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर अम्मी की याद आ गई थी, इसलिए रोना आ गया। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। रंग जल्दी से नुसरत चाची को तसल्ली देती हुई बोली, कहीं नुसरत चाची सच में चचा को लेकर यहाँ आकर जिया से लड़ने ही लग जाती। हाय मेरे अल्लाह हरम, तुमने सच में मेरी जान ही निकाल दी थी। तो मैं तुम्हारे रोने से डर गई थी। अच्छा ये बताओ बहराम कैसा है, कब पहुंचा? करो तुम्हें देखकर खुश हुआ कि नहीं? जैसे चाची के बड़े सवालात पर एक बार फिर वो अपने करीब बैठे बहराम का चेहरा देखने लगी। बहराम अच्छे हैं, रात में ही इनका घर आना हो गया था और मुझे देखकर वो खुश भी हुए। हरम ने चाची के एक सवाल का जवाब देती हुई चाहकर भी अपने लहजे में छाई उदासी खत्म नहीं कर सकी। वो इसका चेहरा देखकर कितना खुश हुआ था, ये वो चाहकर भी चाची को तो क्या किसी को नहीं बता सकी। भाई तुम्हें देखकर खुश क्यों ना होता? गोरी चमड़ी किस मर्द को बुरी लगती है? खूबसूरत बीवी देखकर तो उसके भाग ही जाग गए होंगे, और तुम ये बात इतने मरेर लहजे में क्यों बता रही हो? अच्छा असल बात अब समझ में आई। तुम ठहरिए, स्कूल की स्थानीय इल्म व अदब से वाक़फ़ियत रखने वाली, आप जनाब करने वाली, और शोर मिल गया पुलिस वाला। अब उसका अहदा कितना ही अच्छा हो पाता तो उसका मुजरिमों के साथ ही पर्दा होगा ना। आदत होगी उसे पान संवारने की, या फिर तोतरा कर के मुखातिब कर दिया होगा तुम्हें। भाई ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, उसी तरह की तबीयत के मालिक होते हैं। गालम गलौज करने से तो इनकी बात का आगाज़ होता है। अब इन बातों पर अपना दिल छोटा मत करो बेटा, इन सब बातों की आदत डाल लो। से चाची की स्पीकर से बाहर आवाज़ पर हरम ने घबरा के बहराम को देखा, जो उसको देखने के बजाय अपने हाथ में रखे मोबाइल को माथे पर बल लिए घूर रहा था। बहराम को गुस्से में देखकर हम जल्दी से बोले, नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पढ़े लिखे, इनका तौर तरीका और अंदाज़ बता रहा था। वो काफ़ी महज़ब इंसान है। घबराहट में वो ना जाने क्या बोलती, मगर जो भी बोला बहराम को उसको घूरने लगा। वो बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगी। चलो फिर तो ये अच्छी बात है। ये बताओ मुँह दिखाई में तुम्हारे मियाँ ने डायमंड की अंगूठी ही दी थी ना तुम्हें? भाई तो हमने तो ना ही कुछ पूछा ना ही कुछ बोला। बहराम की बहन ने कल खुद ही बता रही थी कि बहराम ने हरम के लिए बहुत खूबसूरत सी डायमंड की रिंग खरीदी है। ज़रा मुझे चेक तो करवाना, अंगूठी में लगा हुआ हीरा असली है या नहीं। मैं खुद सुनहर के पास ले जाके चेक कर लूँगी। नज़र चाची की बात सुनकर हरम खासी शर्मिंदा हो गई थी। इसने नज़र उठाकर बहराम को नहीं देखा। अच्छी नज़र चाची, अभी फ़ोन रखती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। हमने मज़ीद शर्मिंदगी से बचने के लिए जो मुनासिब समझा वही बोला। अरे रुको तो सही, जिस ज़रूरी बात के लिए फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गई। बताओ कोई आसपास मौजूद तो नहीं है? अगर मौजूद है तो ज़रा खांस तो फिर मैं फ़ोन रख ही देती हूँ, बाद में बात बताऊँगी। चाची की बात सुनकर हरम की सांसें अटक
रही। कहीं वो जैसे इसकी मंगनी के टली कुछ न कह दें चाहकर भी वो खांस नहीं सकती थी। जैसे चची की बात पर बहराम के कान मजीद खड़े हुए। वो घूर कर हरम को देखने लगा तो हरम मेरी मेरी आवाज़ में बोली, नहीं, कोई मौजूद नहीं है आसपास, आप बोलें क्या कहना चाह रहे हैं। हरम खटी खटी आवाज़ में बोली। उसकी जान सूली पर लटक चुकी थी, न जाने अपनी चची से क्या बात करने वाली थी। हमारी 2 गलियां छोड़कर जो सुल्ताना की अम्मी है ना, उनको 2 परफ्यूम शीशियाँ पड़ने को दी थी मैंने, एक तुम्हारे लिए और एक निकी के लिए। बस वही परफ्यूम की खुशबू कपड़ों में लगाकर अपने मियाँ के आसपास रहना 90% इम्कान होता है कि शोहर का बीवी दीवाना बन जाए और उल्लू की तरह उसके आगे पीछे घूमे। मैं आज ही तुम्हें वो परफ्यूम की बोतल बिल्कुल चुपके से दे दूँगी, बस अब तुम्हें वही खुशबू लगानी है। अच्छा भैया, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, सर की जान होने वाली है, नमाज़ भी पढ़नी और शुक्राने के नफल अदा करने हैं कि तुम खैरियत से अपने घर की हो गई। मिसेस चाची अपनी बात कहकर काल काट चुकी थी। इनकी बात सुनकर हरम बहराम के सामने मिट्टी में धंस गई थी। जाने इसका शोर इसकी चची के बारे में क्या सोच रहा होगा। हरम से नज़र उठाकर बहराम की तरफ नहीं देखा गया। इन्हीं खुशबुओं के इस्तेमाल से कहीं तुम्हारी चची ने तुम्हारे चचा को तो उल्लू नहीं बनाया। मेरी बहन बता रही थी, काफ़ी आगे पीछे घूमते हैं तुम्हारी चची चचा चची तुम्हारी चची के। बहराम हरम का मोबाइल उसको पकड़ाता हुआ उसकी चची के बारे में गुल पेशानी करता हुआ एक नज़र हमके शर्मिंदा से चेहरे को पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ हो तुम। बहराम होटल पहुंच चुका था मगर जिया हरम को लेकर अभी तक ब्यूटी पार्लर से होटल नहीं आई थी। इसलिए बहराम जिया को मोबाइल पर कॉल करता हुआ उससे पूछने लगा, समझो पहुंच चुके हैं। बस जिया ने मसरूफ से अंदाज में बोलते हुए कॉल काट दी। बहराम एंट्रेंस पर ही इसका वेट करने लगा। आज इसने वलीमे की छोटी सी तकरीब के लिए होटल पर का पोर्शन बुक करवाया था। इस तकरीब में ज़्यादा लोग नहीं थे। बहराम के 3-4 दोस्तों की फैमिली और हरम के चाचा चाची और खाला शामिल थी। बहराम की नज़रें सामने दरवाजे पर उठी तो वहीं ठहर गई। ब्लैक की पाँव तक आती मैक्सी में वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जिया के साथ चलती हुई इसके पास आ रही थी। बहराम पूरी तवज्जो से इसको देखने लगा जो आज के दिन कल से भी ज़्यादा दिलकश दिखाई दे रही थी। हरम इसकी कोई कज़न उसको पुकारती हुई बहराम के पास से गुजर कर जिया और हरम के पास पहुंची तो बहराम ने अपनी नज़रों का जाविया बदलकर जिया की तरफ देखा जो उसकी को देख कर मुस्कुरा रही थी। हरम की कज़न हरम को अपने साथ होटल के अंदर ले जा चुकी थी जबकि जिया बहराम के पास आकर ठहर गई। कैसी लग रही थी। ब्लैक डिनर सूट में वो अपने भाई की शानदार सी पर्सनैलिटी को दिल ही दिल में सराहती हुई इससे हरम के मुतल्लिक़ पूछने लगी क्योंकि जिया बहराम का हरम की तरफ मुतवज्जो होना उसको देख के जाना नोट कर चुकी थी। को बहराम अनजान बना हुआ जिया से पूछने लगा तो जिया ने बहराम को घूर कर देखा, वही जिसका चंद सेकंड पहले दूर से ही बड़े गौर से तफसीली जायज़ा ले रहे थे। जिया तब कर बोली तो बहराम मुस्कुरा दिया। आज के दिन के लिहाज से उसका ड्रेस अच्छा सेलेक्ट किया तुमने। बहराम संजीदगी जिया को बोलता हुआ हरम की ड्रेस पर तबसरा करने लगा। जिस ड्रेस में मौजूद है उसे भी मैंने ही सेलेक्ट किया है तुम्हारे लिए, बताओ वो पसंद आई या नहीं। जिया के पूछने पर बहराम खामोश नज़रों से उस जिया को देखने लगा। जिया दोबारा बोली, हरम एक सिंपल सी और बहुत प्यारी लड़की है। बहराम वो आगे जाकर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मैरिड लाइफ में खुश देखना चाहती हूँ। जिया फिक्रमंद सी होकर बहराम से बोली, मैं खुश हूँ जिया, वो अंदर चले। बहराम उसका एहसास करता हुआ बोला और इसे अपने साथ होटल के अंदर ले गया।